डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.2 के सभी 1 से 7 तक प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 पहला भाग है। 140 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले सबसे छोटी संख्या से काटो, ये 70 हो जाएगा, ये 35, अब 5 पे जाएगा 7। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हुआ। अब 156 लो, 156 का 2 से काटो, 2 7 14, 2 8 16। अब 2 से 39 और 3 से ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ 156 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये 156 के अभाज्य गुणनखंड बने। अब 3825 ये सबसे पहले देखो 3825 है वो किस पे जाएगा, 3 8 11 2 13 5 18, 3 पे चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। ये फिर 3 पे जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 5 पे जाएगा, 5 8 40, 5 5 25। अब भी 5 पे जाएगा 17। तो जो 3825 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, इसके बराबर हो जाएगा। अब 5005 के हमें गुणनखंड करने हैं। तो ये हो जाएगा 5 पे कटेगा 1 0 0 1। अब देखो 1001 किस पे जाएगा, ये सिर्फ 11 पे जा सकता है और किसी पे नहीं जाएगा। 11 99, 11 एकम 11। तो अब ये 7 पे और चला जाएगा, 7 से 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये अभाज्य गुणनखंड बने। ये हम चौथी 5वीं क्लास से लगातार इस तरह के गुणनखंड करते आ रहे हैं और ऐसे ही आपको ये करना है। तो ये देखो किस पे जाएगा, 7 4 11 2 13 9 22, 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे भी नहीं जाएगा। तो अब देखो ये किस पे जाएगा, सबसे पहले 17 पे जाएगा ये। तो 17 चौके 68, 17 51 और ये 7। अब ये आगे कटेगा ही नहीं किसी पे, 19 पे कट सकता है ये। 19 दूनी 38, 19 दिए 57, यानी 7429 के अगर हम गुणनखंड करना चाहें तो 17 गुणा 19 गुणा 23 ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 5 पार्ट दिए हुए थे पहले क्वेश्चन में और 500 पार्ट के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना था, जो हमने किया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। पहला पार्ट है 26 और 91। तो यहाँ पे 26 के जो गुणनखंड बनेंगे वो 2 और 13 बनेंगे। 91 के जो है वो 7 और 13 बनेंगे। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 को लिखेंगे 2 गुणा 13 और 91 को लिखेंगे 7 गुणा 13। अब देखो HCF इनका क्या है, HCF जो है, जो दोनों में कॉमन हो वो HCF होता है, तो HCF हो जाएगा 13 और LCM जो कॉमन हो वो एक बार बचे हुए हमें सारे लिखने होते हैं, 2 गुणा में 7। ये हो जाएगा 13 7 91, 91 और 91 दूनी 91 की 2 से गुणा करोगे तो 182। अब हमें जांच करनी है। जांच में क्या, HCF गुणा में LCM बराबर दोनों संख्याओं का
गुणनफल, क्या ये बराबर है? एचसीएम तो है हमारे पास 13 और एलसीएम 182, इधर है 26 गुणा में 91, तो 13 गुणा 182। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इधर से 2 कॉमन ले लें तो ये 26 हो जाएगा। 26 गुणा में 91 और ये भी 26 गुणा में 91, तो ये दोनों बराबर हुए। अब दूसरा भाग है 510 और 92। तो पहले 510 के गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 7 5 12, ये 3 पे जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, ये 5 से 17। 92 का देखो, 2 से ये जाएगा 4 और 6, 2 से 23। तो 510 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। तो यहाँ HCF जो होगा वो केवल एक 2 ही हमें मिल रहा है, तो 2 आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। LCM जो है इस यहाँ से तो 2, फिर ये 2 मिलता हुआ एक बार, बाकी सारे 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 ये आ जाएगा। तो इसकी गुणा करोगे तो 23,460 आ जाएगा, 23,460। अब ये हमारे पास LCM आया, ये HCF आया। अब जांच करेंगे, जांच कैसे करें? जांच इस टाइप से होगा कि HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या ये बराबर है? तो HCF तो 2 है, ये 23,460 है, दोनों संख्याएं जो है 510 गुणा में 92 है। तो इनकी आप गुणा करके देख लो तो भी ये दोनों बराबर आ जाएंगे। 2 छके 12, 2 चौके 8 1 9, 23 दूनी 46, और इनकी गुणा करोगे तो भी 46,920 आएगी। तो HCF गुणा LCM दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। ये हो जाएगा 336 और 54। तो यहाँ पे 336 के हम गुणनखंड बनाएंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, ये हो जाएगा 2 आठे 16, 2 चौके 8 और 2 से 42, 2 से 21 और 3 से ये 7 हो जाएगा। 54 के बनाओ, 54 पे 2 से 27, ये 3 से 9 और 3 से 3, यानी 336 के बराबर हो जाएगा। 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा में 3 गुणा में 7, और 54 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3। तो अब देखो HCF क्या होगा, जो कॉमन हो वो, यानी छोटी पावर जो मिलती हो और छोटी पावर, यहाँ तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर 1, 2 3 6, और LCM यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो पावर बड़ी हो, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा में 7, 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 3 होगा 27, 16 गुणा 27 गुणा 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3024। अब हमें जांच करनी है कि HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HCF हमारे पास कितना है 6, LCM 3024 और दोनों संख्याओं का गुणा 336 गुणा में 54 ये है। तो इसकी गुणा कर लो, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 दिए 18, 18,144 आ गई, और इनकी गुणा करोगे तो भी 18,144 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने पहले HCF ज्ञात किया, फिर LCM ज्ञात किया, फिर ये जांच की। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ।
प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है 12, 15 और 21। तो यहाँ पहले 12 के फैक्टर बनाओ, 2 से 6, 2 से 3। 15 के फैक्टर बनाओ, 3 से 5 और 21 के फैक्टर बनाओ, 3 से 7। तो 12 जो है वो हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1, और 15 जो है वो हो जाएगा 3 की पावर 1 गुणा में 5, और 21 जो है वो हो जाएगा 3 की पावर 1 गुणा में 7। तो यहाँ पे HCF जो है तीनों में कॉमन होगा वो HCF हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 HCF है यानी 3। और LCM जो है वो क्या होगा, जो कॉमन है वो एक बार, बाकी सारे 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा में 7, 3 गुणा में 4 गुणा में 5 गुणा में 7, 300 के 12 5 60 7 420। तो LCM हो जाएगा 420, HCF होगा 3। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। दूसरे भाग में हमें दे रखा है कि 17, 23 और 29 का HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो 17 के फैक्टर केवल एक ही बनेगा, 23 का है वो भी एक ही बनेगा, और 29 के भी कोई और नहीं बनेंगे। तो 17 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुणा 1, और 29 को लिख सकते हैं 29 गुणा 1। तो HCF देखो जो तीनों में कॉमन है वो आ जाएगा, तो HCF तो 1 आ जाएगा। LCM जो कॉमन है वो एक बार, बाकी सारे 17 गुणा 23 गुणा 29। 17, 23 और 29 के हम गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11,339। तो इस तरह से भाग नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब 8, 9 और 25 का हमें HCF LCM दोनों ज्ञात करने हैं। तो 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 चौके 8, ये 2 से 2 हो जाएगा। 9 को करें तो 3 के साथ हो जाएगा, और 25 को करें तो 5 गुणा 5। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो यहाँ कॉमन तो कुछ है ही नहीं, कॉमन कुछ नहीं है, तो HCF 1 आ जाएगा। LCM जो है वो तीनों की गुणा आ जाएगी, 2 की पावर 3 8, और 3 की पावर 2 9, और 5 की पावर 2 25। 25 8 200, 200 निम्न 1800। तो LCM यहाँ पे 1800 आ जाएगा और HCF जो है वो 1 आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, दो संख्याओं का हमें HCF 9 दिया है और उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, ये फार्मूला हमें पता है। तो हमें ज्ञात करना है LCM। HCF हमें दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो ये फार्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास कितना है, 306 गुणा में 657, और HCF हमें दिया हुआ है 9। तो ये 9 3 27 और 9 चौके 36। अब 34 की और 657 की हम गुणा कर, ये हो जाएगा 22,338। ये आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में हमने क्या किया, प्रश्न नंबर 4 में हमने इतना किया है कि HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये फार्मूला लगाया। LCM जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो दोनों संख्याएं में 306 और 657 दे रखी थी, HCF 9 काट दिया, 34 और 657 का हमने गुणा कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n
अंक 0 पे समाप्त हो सकती है? तो ये हमें जांच करनी है। तो यदि किसी n के लिए 6 पावर n जो है शून्य पे समाप्त होगी तो वह 5 से जरूर विभाजित होगी। ये लिखो कि यदि किसी n के लिए 6 पावर n शून्य पर समाप्त होती है तो वह संख्या किससे भाग होगी? 5 से विभाजित होगी। यदि कोई n के लिए 6 पावर n शून्य पे समाप्त होती है तो वो संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। इसलिए 6 पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य आना चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है कि 6 पावर n का एक गुणनखंड 5 आए, लेकिन यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? इसका आपको कारण देना पड़ेगा, क्योंकि 6 पावर n जो है वो होगा 2 गुणा 3 की पावर n। तो यहाँ पे या तो 2 2 2 2 ये आएंगे या फिर 3 3 3 ये आएंगे, और कुछ नहीं आ सकता। तो आधारभूत प्रमेय यह निश्चितता दिलाती है कि ये गुणनखंड जो है वो अद्वितीय होंगे। आधारभूत प्रमेय यह निश्चितता दिलवाती है कि जो ये गुणनखंड है ये अद्वितीय होंगे। अगर ये गुणनखंड अद्वितीय है तो 2 और 3 के सिवाय कोई और गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए 6 पावर n में 2 तथा 3 को छोड़कर अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए n का ऐसा कोई मान नहीं है, n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 6 पावर n शून्य पर समाप्त हो। दोबारा बता देता हूँ एक बार, ऐसा आपका उदाहरण नंबर 5 भी था, क्वेश्चन नंबर भी 5 भी इसी टाइप का है। तो यहाँ पे हमें ये जांच करनी है कि 6 पावर n क्या अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि किसी भी n के लिए 6 पावर n शून्य पे तभी समाप्त हो सकता है जब वो 5 से विभाजित होगी। इसका मतलब 6 पावर n का एक गुणनखंड 5 जरूर होना चाहिए, लेकिन ये चीज संभव नहीं है क्योंकि 6 पावर n के गुणनखंड या तो 2 है या 3 है। आधारभूत प्रमेय यह निश्चितता दिलवाती है कि गुणनखंड जो है वो अद्वितीय होंगे, यानी 2 और 3 को छोड़ के और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 6 पावर n जो है वो शून्य पे समाप्त हो। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों? तो पहले हम ये लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो इन दोनों में देखो 13 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा 7 गुणा 11 प्लस 1, यानी 13 गुणा में 78, 77 और 1 78। तो ये तो देखो 13 से भी भाग होता है, 6 से भी भाग होता है, और यानी इसके 2 गुणनखंड ऐसे बने हैं जो 1 के सिवाय है। तो इसका अर्थ ये है कि इसका एक गुणनखंड 13 है। लिखोगे ऐसे कि इसका
एक गुणनखंड 13 है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अब इसका दूसरा पार्ट हम करते हैं। दूसरा भाग है हमारे पास 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो इन दोनों में देखो, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बचा यहाँ पे, और प्लस में ये 1। तो यहाँ पे 5 जो है एक इसका गुणनखंड है। यहाँ 5 एक गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही पहले वाले भाग में हमने एक कॉमन लिया था 13, तो 13 गुणनखंड आया, तो इसलिए भाज्य संख्या है। यहाँ पे 5 कॉमन आ गया, तो 5 एक गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सोनिया को कितना टाइम लगता है? सोनिया को लगा समय बराबर 12 मिनट, और जो दूसरा कौन है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। तो अब दोनों प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे? दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब एलसीएम जो होगा 18 का और 12 का, तब मिलेंगे ये। हमें यहाँ पे 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ हमें 18 तथा 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो 18 के गुणनखंड बनाओ, 2 से 9 और 3 से 3। 12 के बनाओ, 2 से 6 2 से 3, यानी 18 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। 3 2 12 है, 2 1 12 है। 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1। तो एलसीएम जो है वो बड़ी पावर आती है, तो यहाँ बड़ी पावर 2 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 2 है। 4 गुणा 9 36, तो 36 मिनट बाद वो मिलेंगे। दोनों 2 12 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।